अक्सर जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो हम कारतूसों में चर्बी के प्रयोग को प्रमुख कारण मानते हैं, लेकिन क्या यही एक सच्चाई है? आइए जानते हैं 1857 की क्रांति के कारण। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई कारण थे 1857 की क्रांति के। इन्हीं कारणों को देखते और समझते हैं। प्लासी और बक्सर के युद्ध से एक ओर जहां अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर अपना नियंत्रण कर लिया, तो वहीं दूसरी ओर मराठाओं और निज़ामों तथा हैदर अली और टीपू सुल्तान को हराकर उन्होंने दक्षिण पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कई राजाओं को अपनी नीतियों से वो हटाते जाते और अपना साम्राज्य विस्तार करते ही जा रहे थे और अनेक क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण अंग्रेजों ने स्थापित कर लिया था। कभी कुशासन का आरोप लगाकर तो कभी हड़प नीति और डर का माहौल बनाकर उन्होंने भारतीय शासकों को अपमानित किया और उनके राज्य छीन लिए। अंग्रेजों ने व्हाइट मैन बर्डन की पॉलिसी अपनाई और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया स्वयं को कि वे भारत में सुधार करना चाहते हैं। भू राजस्व में सुधार के माध्यम से उन्होंने भारतीयों की जमीन छीनने का काम किया। सूर्यास्त कानून बनाकर कई जमींदारों की जमीन छीन ले गई। यदि सूर्यास्त तक के समय में तय तिथि को उनको लगान न दिया गया तो जमींदार की जो ज़मीन होती थी वो अंग्रेज़ों की हो जाया करती थी। चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, चाहे बंगाल हो चाहे महाराष्ट्र, हर जगहों पे जमींदार वर्ग का भी शोषण हो रहा था और नए नए कानूनों के माध्यम से उनकी जागीरें भी छीनी जा रही थी। डलहौजी के समय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था। उस समय तक मुगलों का ही शासन चलता था और एक प्रकार से जनता उसे बादशाह मानती थी, परंतु डलहौजी ने उसे कहा कि अब वो अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन सकता और अंग्रेज जिसे चाहेंगे उसे शासक बनाएंगे या वे नहीं बनाएंगे। भारतीय राज्यों को अपने में मिलाने के लिए अंग्रेजों ने कई कई नीतियां अपनाई। यदि किसी राज्य के राजा के पुत्र नहीं है तो उसे किसी पुत्र को गोद लेने का अधिकार नहीं था। उसके राज्य को अंग्रेज अपने राज्य क्षेत्र में शामिल कर लेते थे। कई शासकों की पेंशन बंद कर दी गई और इस तरीके से कई बार कुशासन का भी आरोप लगाया गया। इस प्रकार ये कई राजनीतिक कारण थे जिसने 1857 की क्रांति को हवा दी। इन राजनीतिक कारणों के अतिरिक्त कुछ ऐसे आर्थिक कारण भी थे जिसने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो वे उपनिवेशवाद, वाणिज्यवाद की नीति लेकर आए थे। वे सिर्फ अपना लाभ कमाना चाहते थे। उन्होंने न सिर्फ यहाँ के शासकों को हटाया बल्कि उनको अपमानित भी किया। कई शिल्पकार, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी राजा के ऊपर निर्भर थे। उन सभी को उनके दायित्वों से मुक्त कर दिया गया। प्रशासनिक सेवा में सिर्फ अंग्रेज अधिकारी नियुक्त होने लगे। इससे भारतीयों में बेरोजगारी की समस्या आने लगी। चाहे वे शिल्पकार हों, चाहे वे उद्योग से जुड़े हुए हों, चाहे वे किसान हों, हर कोई बेरोजगारी की मार झेल रहा था। आइए देखते हैं 1857 की क्रांति के पीछे के सामाजिक कारण। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज पहले विदेशी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर बसने की कोशिश की। इससे पहले हुड़, कुषाण, यवन, मुगल कई ऐसे विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। पर उनमें और अंग्रेजों में एक अंतर था। अंग्रेजों ने भारतीयों से एक दूरी बनाकर रखी थी, जबकि जो पिछले आक्रमणकारी थे उन्होंने भारतीयों से कोई भेदभाव नहीं रखा था। वे भारत की संस्कृति में ही रच बस गए थे, जबकि अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं था। इन्होंने भारतीयों से एक दूरी बनाकर रखी हुई थी। ये भारतीयों से भेदभाव करते थे। वे स्वयं को व्हाइट मैन जबकि भारतीयों को ब्लैक कहा करते थे। उनके अंदर नस्ली भेदभाव की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और वे भारतीयों को हे की दृष्टि से देखते थे। बहुत सारे पब्लिक प्लेस ऐसे थे जहां भारतीयों का जाना अलाउड नहीं था और ऐसे भी क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेजों के रहने की पूरी अलग व्यवस्था की गई थी और कोई भी भारतीय वहां परमिशन के बिना नहीं जा सकता था। वे लिख देते थे, कुत्तों और भारतीयों को आने की परमिशन नहीं है। भारतीयों से चतुर्थ श्रेणी का कार्य कराया जाता था और छोटी सी भी गलती होने पर बड़ी बड़ी सजा दी जाती थी। ये सभी भारतीयों के दिल में गुस्से को भरने का कार्य कर रहे थे और धीरे धीरे करके 1857 में ये गुस्सा भड़क उठा।
1857 की क्रांति का एक अन्य प्रमुख कारण था धार्मिक कारण। वर्ष 1850 में धार्मिक निर्योग्यता कानून लाया गया अंग्रेजों के द्वारा। वस्तुतः यह कानून भारतीय हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने का एक प्रयास था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़कर कोई अन्य धर्म अपनाता था तो उसको पैतृक संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। परंतु 1850 में लाए गए इस अधिनियम के द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया गया। यदि अब कोई अपना धर्म परिवर्तित कर लेता तो उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा अवश्य मिलता। अंग्रेज मिशनरियों के माध्यम से भारतीय हिंदू समाज को आदिवासी समाज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे और यह उसी दिशा में एक प्रयास था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने कुछ अन्य कानून भी बनाए जो वास्तव में तो अच्छे कानून थे और समाज में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करते थे, परंतु भारतीय समाज ने उसे निगेटिव वे में लिया। जैसे 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया और उससे पहले 1830 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। ये दोनों ही कानून अपने आप में तो सही थे, लेकिन भारतीयों ने इसे अपनी संस्कृति और अपनी मान्यताओं पर एक कुठाराघात माना और उन्हें लगा कि भारतीय संस्कृति को अंग्रेज समाप्त करना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं को अंग्रेजों से खतरा है। 1857 की क्रांति के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था सैनिक कारण। भारतीय बड़ी संख्या में अंग्रेजी सेना में सम्मिलित होते थे। वे अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान भी थे। न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी उन्होंने अंग्रेजी सेना के विरुद्ध जो भी विद्रोह हुए, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो भी विद्रोह हुए, उसका उन्होंने दमन किया। इस अंग्रेजी सेना में अवध से बहुत बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित होते थे, परंतु कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध पर भी नियंत्रण कर लिया, जिससे अवध के सैनिकों में एक रोष व्याप्त हो गया। भारतीय सैनिक नाराज तो पहले से ही चल रहे थे, परंतु छुट्टियों, प्रमोशन और ऊंचे पदों पर उनको न बैठाने से उनमें और भी नाराज़गी आती चली गई। ऊंचे पदों पर हमेशा अंग्रेज़ों को ही प्रेफरेंस दिया जाता था। इसके अतिरिक्त ये जो सैनिक थे ये किसान परिवार से आते थे और जब ये अपने गांव वापस आते तो एक किसान की ही भांति रहते थे। इनके परिवार में लोग किसान थे और किसानों की बहुत ही स्थिति खराब थी। चाहे अकाल पड़े, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंग्रेज़ों की तरफ से कोई सहायता नहीं होती थी। इस प्रकार से ये एक वर्दीधारी किसान था जिसकी निष्ठा धीरे धीरे अंग्रेज़ों के प्रति कम हो रही थी और वो विद्रोह के बारे में सोचने लगा था। इसके अतिरिक्त जब भारतीय सैनिकों ने सेना में शामिल हुए थे तब उनसे कहा गया कि धार्मिक मान्यताओं का ध्यान रखा जाएगा। परंतु धीरे धीरे अंग्रेजों ने ऐसे कानून बनाए जो भारतीय सैनिकों की मान्यताओं पर चोट करते थे। जैसे उस समय भारतीय मान्यता के अनुसार समुद्र पार जाने की मनाही थी, लेकिन अंग्रेजों ने 1830 में ऐसा कानून ले आया जिसके अनुसार हर भारतीय को बाहर भी जाना होगा और जो सैनिक बाहर चला जाता फिर उसे उनके गांव वाले उसे स्वीकार नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त एक और अफवाह फैली कि अंग्रेज भारतीय सैनिकों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए उनके खानों में हड्डी का चूरा डाल रहे हैं, जिससे कई सैनिकों ने खाना खाना तक बंद कर दिया, उन्होंने भोजन लेना बंद कर दिया। वर्ष 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारणों की अगर हम बात करें तो इसमें कारतूसों में चर्बी का प्रयोग सबसे प्रमुख है। 1856 तक अंग्रेज़ों ने जो बंदूक प्रयोग किया था वो पुराने ज़माने की थी, परंतु इस समय एक नई बंदूक आ गई थी जिसमें नए प्रकार के कारतूस प्रयोग होते थे। इन कारतूसों पर सील लगी होती थी जिसे मुंह से खोलना पड़ता था, परंतु बाद में ऐसी अफवाह फैली कि ये कारतूस जो हैं, ये जो सील बनी हुई हैं, ये गाय और सूअर की चर्बी की बनी हुई हैं, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए आस्था पर ठेस थी। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। उन्होंने इन बंदूकों का प्रयोग करने से मना कर दिया और कहा अब धर्म तो जा ही चुका है तो बचा ही क्या है, और उन्होंने कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी कर दी विरोध।
अंग्रेज़ों ने मामले को दबाते हुए वर्ष 1857 में 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी, लेकिन ये चिंगारी अब भड़क चुकी थी और देश के अन्य भागों में भी पहुंच चुकी थी। मंगल पांडे की लगाई ये चिंगारी मेरठ तक पहुंच गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ के लगभग 100 सैनिकों ने, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक शामिल थे, ने इन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ों ने उन्हें मार डालने का प्रयास किया जिससे इस मामले को दबाया जा सके, परंतु ये विद्रोह और बढ़ गया और 5000 सैनिकों ने लगभग उन्हें छुड़ा लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मारकर यमुना में फेंक दिया गया। और इस प्रकार 1857 की एक क्रांति शुरू हो चुकी थी और देखते ही देखते ये क्रांति पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी।